वो सब एक असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि म्यांमार में उपद्रव चल रहा है, बांग्लादेश में अब अस्थिरता आ गई है। मुद्दे की बात यह है कि ये सिर्फ भारत के लिए इशू नहीं है, बांग्लादेश के लिए भी होगा। अगर हमको कोई एंगेजमेंट करनी है तो हम पर्दे के पीछे करेंगे ना। अब उसमें क्योंकि हमने पब्लिक में नहीं बोला तो सब ये सोचते हैं कि हमारे को पता ही नहीं था हो क्या रहा है। पाकिस्तान तो जितने दुनिया भर के टेररिस्ट ने सबको प्रोटेक्ट करता है और उनके लिए आवाज उठाता है। इस्माइल हानिया से लेकर उसामा बिन लादेन से लेकर वो सारे उनके लोकप्रिय लोग हैं। जिस तरीके का नरसंहार आप लोग करवा रहे हैं वहां पर, और उसमें कोई आपका कोई अमल दखल नहीं है, ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है किसी को? आप अपने आप को ह्यूमन राइट्स का प्राइज मिला इनको अपेरेंटली, ठीक है ना? तो ये पीस का प्राइज मिला। यू आर प्रिजाइडिंग ओवर जेनोसाइड। पूरा जो इक्वेशन बनी थी 15-20 साल से, उसको हमको सोचना पड़ेगा कि आगे क्या हो सकता है और आगे कैसे बढ़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्ड मेज। मेरे साथ सुशांत सरीन और आदित्य हैं और हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में भयानक हिंसा फैली हुई है। बांग्लादेश हिंसा की लपेट में है बुरी तरह से। वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और अवामी लीग के पॉलिटिशियंस को निशाना बनाया जा रहा है। और सवाल ये उठ रहे हैं कि ये जो पूरा छात्र आंदोलन था, वो छात्र आंदोलन से इस तरह की बगावत में कब बदल गया और कौन उसके ऊपर हावी है? वो कट्टरपंथी कहाँ से आ गए जिन्होंने इस तरह की हिंसा फैलाई है, और निशाने पर कौन है? अवामी लीग के नेता, माइनॉरिटीज़ बांग्लादेश की, क्योंकि अब जो सोशल मीडिया पे वीडियोस और तस्वीरें आ रही हैं वो दिल दहलाने वाली हैं और ये लगातार चल रहा है। और सुशांत, जो सेना वहाँ पे कह रही थी कि वो शांति बहाल करेगी, हमने जितनी भी बातें सुनी है वहाँ से, वो पुलिस नदारद है सड़कों से अभी भी, और सेना भी नहीं है वहाँ पर। पुलिस तो पहले ही डरी है कि वो नहीं निकलेगी, उनको सुरक्षा चाहिए। पर वो सेना कहाँ है जिसने ये वादा किया था कि हम शांति बहाल करेंगे? अब नई सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में वहाँ पे बनी है, 15 लोगों ने वहाँ पर उसमें एक जो काउंसिल बना है। तो अब हो क्या रहा है? हम टारगेटेड अटैक्स देख रहे हैं अवामी लीग के नेताओं के खिलाफ और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। तो ये पूरा हंगामा जो था वो शेख हसीना को हटाने के लिए था। ये पॉलिटिकल है, ये रिलीजियस है, कट्टरपंथी हावी हैं उस पर। क्या हो रहा है? नगमा, मेरा मानना ये है कि ये तमाम जो चीज़ें हैं इसमें कहीं ना कहीं सबका कुछ ना कुछ भाग है। एक राजनीतिक रोष ज़रूर था, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति चल रही थी उसमें एक उबाल पैदा हो रहा था। उसी बीच में एक वो कोटा वाली मूवमेंट शुरू होती है, स्टूडेंट्स सड़कों पे निकल आते हैं। वो जो मूवमेंट है वो बढ़ते इतनी बड़ी हो जाती है कि सरकार गिर जाती है। अब जब वो मूवमेंट बढ़ रही है उसमें बहुत सारे ऐसे राजनीतिक तत्व जो थे जो अपनी स्पेस ढूंढ रहे थे बांग्लादेश के अंदर, उनको एक मौका मिल जाता है तो उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जब इस तरीके का सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर एक प्रॉब्लम ये ज़रूर आपको हरदम नज़र आएगी कि एक अराजकता फैलती है, और उस अराजकता में सबसे बड़ा जो निशाना होता है वो अल्पसंख्यक, ख़ास तौर पर हिंदू कम्युनिटी होती है। और ये आज से नहीं हो रहा, ये 1947 से हमारे को नज़र आ रहा है। 1970 में भी यही हुआ और तमाम उस सारे दौरान ये सब कुछ चलते आया है बांग्लादेश के अंदर। अब उसमें दो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि जो पुलिस की आपने बात की कि पुलिस बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, और पुलिस वालों ने एक लिहाज से हाथ खड़े कर दिए कि भाई आप हमारे को टारगेट कर रहे हैं, हमारे पास सपोर्ट नहीं है। और ये अक्सर हमने देखा है तमाम इस खित्ते में कि पुलिस, क्योंकि जो रियासत होती है पुलिस उसका कटिंग एज होता है, या जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है किसी भी आदमी का वो पुलिस होती है, और इसलिए जब अराजकता फैलती है तो पुलिस को निशाने पे लाया जाता है। तो पुलिस वालों ने कहा कि भाई आप हमको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, अगर हम गोली चलाते हैं कुछ चलाते हैं तो हमारे खिलाफ एक तो नफरत और फैलती है, दूसरा हमको कोई प्रोटेक्ट नहीं करता, तो हम तो अब हट गए। अब जब पुलिस हट गई तो अराजकता और फैलेगी। अब उसके लिए फ़ौज को एंटर करना पड़ेगा। बांग्लादेश के अंदर दो प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि अगर फ़ौज एंटर करती है, जो वो पहले कर सकती थी शेख हसीना के समय में भी, लेकिन शायद शेख हसीना इतनी, उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा धूमल हो गई थी कि उनके पक्ष में हस्तक्षेप करना फ़ौज के लिए मुनासिब नहीं था। लेकिन अभी अगर फ़ौज हस्तक्षेप करती है तो फिर उसको गोली चलानी पड़ेगी, मारना पड़ेगा लोगों को। लेकिन फ़ौज की जो आला कमान है उनके बारे में ये कहा जाता है कि भाई ये कहीं ना कहीं इनके लिंक्स थे शेख हसीना के साथ, तो हाँ, उनके ऊपर भी एक वो है कि भाई हम
कुछ ऐसा ना करें कि हमारी जो व्यक्तिगत तौर पर हमारे ऊपर निशाना साधना करें, तो वो भी थोड़ा सा पीछे हट के देख रहे हैं। बाकी अगर वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू मर रहे हैं तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? ना अमेरिका को फ़र्क पड़ता है, ना किसी और को फ़र्क पड़ता है। अमेरिका की जो आपने बात की, तो अमेरिका का इसमें क्या हस्तक्षेप रहा? हमने पहले दिन से, जब से ये हंगामा हुआ, जब से शेख हसीना वहाँ से आई, बहुत सारे एनालिस्ट ये बात कहते रहे कि अमेरिका का इसमें क्या रोल रहा। हमने पहले भी देखा था कि वहाँ पे अमेरिकन एम्बेसडर जमात के नेताओं से मिल रहे हैं और वो एक तरह से कहते हैं दे वर कल्टिवेटिंग दीज पीपल आल्सो, बट व्हाई? क्या इंटरेस्ट है उनका वहाँ? कुछ हद तक तो जब राजनयिक जो हैं वो जो विपक्षी नेताएं हैं, जैसे भी मर्जी हों, उनसे मुलाकात करते हैं, वो उनका जो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें आता है, वो तमाम लोगों के साथ मिलते हैं, तो उसमें कोई ऐसी अटपटी सी बात नहीं है। अटपटी सी बात ये थी कि जिस तरीके से अमेरिका पब्लिकली ओपनली लताड़ रहा था शेख हसीना की सरकार को, जो लॉबिंग चल रही थी अमेरिका के अंदर, और जिस तरीके से जो अमेरिकी अधिकारी थे वो बांग्लादेश में बैठ के या वॉशिंगटन में बैठकर इनके ऊपर निशाना साध रहे थे, उससे एक ये मफरूज़ा ही बोलेंगे आप उसको, थियोरी बोलेंगे कि कॉन्स्पिरेसी थियोरी ने पैदा किया कि इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा, जिस व्यक्ति को इन्होंने बांग्लादेश की सरकार की अब कमान दी है, 84 साल के जो हैं मोहम्मद यूनुस, उनका बारे में माना जाता है कि ये अमेरिका के आदमी हैं और अमेरिकियों ने इनको बहुत ज़्यादा कल्टिवेट किया है, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, ना सिर्फ अमेरिका ने, यूरोप ने। और अगर आप तमाम जो वहाँ के राजनयिक हैं बांग्लादेश के अंदर, वो सारे जिस तरीके की बातचीत कर रहे हैं या जिस तरीके के ट्वीट्स कर रहे हैं, उससे ये महसूस होता है कि भाई हमारा बंदा आ गया है, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अब ये शायद क्योंकि उनकी छवि भी वो है ना, एज अ नोबेल लॉरिएट, ही इज इकोनॉमिस्ट। वो छवि अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस तरीके से आप जब आते हैं तो जो एक इम्प्रेशन जाता है पब्लिक में, वो ये है कि अच्छा जी साडा बंदा आ गया, ठीक और है, ये भी और ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती। और आने के पहले इंडिया के खिलाफ भी एक तरह से उन्होंने बयान दिया था। इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया था मोहम्मद यूनुस ने कि इंडिया कैसे ये बात कह रहा है, वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये इंटरनल प्रॉब्लम है बांग्लादेश की, एंड हाउ देव बीन सपोर्टिंग शेख हसीना। एक इसमें अगर हम हस्तक्षेप करें तो आप बोलेंगे इंडिया बिग ब्रदर बन के, बड़ा भाई बन के हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। हिंदुस्तान कौन होता है, धौंस क्यों जमा रहा है हमारे ऊपर? अगर हम कुछ ना करें, हम बोलें भाई आप खुद सॉल्व करिए, आपकी प्रॉब्लम है, जो भी वहाँ पर सरकार बनेगी हम उसका समर्थन करेंगे, हम उसके साथ जो भी हमारा आदान प्रदान है वो करेंगे। तो आप कहते हैं कि आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? अब अभी हम करें क्या हस्तक्षेप? अब जब ये यूनुस साहब ने जो सरकार बनाई है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अगर जो हिंसा हो रही है उसमें हम अब हस्तक्षेप करें क्या? तो हस्तक्षेप कर भी वो क्या चाहते थे कि हम हस्तक्षेप तब करें जब उनके जो विपक्ष के लोग थे इनके पक्ष में हम हस्तक्षेप करें, इनके विपक्ष में ना करें। तो जब शेख हसीना थी तो हम इनके पक्ष में हस्तक्षेप करते मोहम्मद यूनुस के, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। बल्कि भारत में भी सुशांत ऐसा एक, आप ट्विटर पे ही अगर देखें तो एक पूरा कैंप, बल्कि अमेरिका में भी मीडिया में एक ये कैंप है जो ये कहता है कि कैसे भारत ने यहाँ पे बिग ब्रदर बन के, आपने बांग्लादेश में सरकार चलाई अपने पपेट वहाँ पे रख के, शेख हसीना इंडिया की बनाई हुई थी। बट आदित्य, बात बिग ब्रदर की नहीं है, बात यह है कि शेख हसीना वहाँ की सरकार चला रही थी, ठीक है। हाँ, इंडिया को ये लगना चाहिए और दुनिया को ये गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि इंडिया एक सोवरेन गवर्नमेंट के साथ डील कर रही है। जी तो शेख हसीना 15 साल वहाँ पे पावर में थी, तो यही बात थी कि इंडिया वाज इंटरेक्टिंग विद द एग्जिस्टिंग स्टेटस को। हमने कभी ये नहीं बोला कि हमने कभी बांग्लादेश नेशनल पार्टी को मना नहीं किया वोट देने के, इलेक्शन में खड़े होने के लिए। ये जो डिसीजन था, सोवरेन डिसीजन था, बांग्लादेश नेशनल पार्टी का डिसीजन था। और ये जो पूरा एक कैंप नाराज बांग्लादेश में रहा, मोहम्मद यूनुस इंक्लूड करते हुए, कि फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। देखिए, मतलब इस इलेक्शन में विपक्ष ने बॉयकॉट किया, विपक्ष पूरा जेल में रहा। हाँ, पर ये भी बात है ना, 2024 जब इलेक्शंस हो रहे थे, शेख हसीना ये भी बोली थी कि हमने बांग्लादेश नेशनल पार्टी पे कोई लिमिटेशन नहीं रखा है कि रोक नहीं रखा है कि तुम आके इलेक्शन कंटेस्ट मत करो। ये तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की स्ट्रैटेजी में ही था कि दे बाइकआउट द इलेक्शन, क्योंकि बाद में जब ऐसे प्रोटेस्ट हो जहाँ पे वो जाके खुद दिखा सकते हैं, देखो शेख हसीना के पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, अगर कंटेस्टेंट नहीं होगा तो लेजिटिमेसी कहाँ से आएगी? ठीक है, ये तो मुझे लगता है कि ये दिस इज अ प्री प्लान्ड थिंग।
मुझे लगता है बांग्लादेश नेशनल पार्टी को ये पता था कि जब वो कंटेस्ट नहीं करेंगे तो शेख हसीना की लेजिटिमेसी को हर्ट करेंगे, और जब शेख हसीना की लेजिटिमेसी हर्ट होगी तो ऐसे चीज़ें होते रहेंगे जहाँ पे ऑपोजिशन आएंगे या स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स होंगे, तो हर चीज़ पे वो नो लेजिटिमेसी वाला दब्बा लगा सकते हैं। और वहाँ से इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल जाएगा इनको, यूएस से सपोर्ट मिल गया, यूके से सपोर्ट मिल गया, यूरोप से सपोर्ट मिला। और जब तक शेख हसीना की स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट जो था उसको यूएस, यूके, यूरोप से सपोर्ट मिला, आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब Opposition को भी support- जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए और जब जी। क्लैशेस इंटेंसिफाई हुए, हाँ। तब ये सारे एम्बेसीज जो थे, ये सारे मिशंस जो थे, इन्होंने स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट रिलीज किया कि वॉयलेंस शुड बी अवॉइडेड, पीस शुड बी मेंटेन। तब इन्होंने किसी ने नहीं बोला कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और इनफैक्ट जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन द इनिशियल फेजेस में भी थे, जहाँ पे प्रिजन ब्रेक्स हो रहे थे, 800-900 लोगों को प्रिजन से निकाले गए, और ये नहीं कि स्टूडेंट्स ने किया था ना। जब प्रिजनर्स ब्रेकआउट जी। करेंगे, ये जाहिर है कि वहाँ पे एक पॉलिटिकल एंटिटी है, वहाँ पे एक पॉलिटिकल फोर्स है। और अगर बांग्लादेश पुलिस का माना जाए तो ये तो जमात और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के काडर्स थे, और जो 800 लोगों में रिलीज़ हुए थे उनमें से 20 या 30 लोग ये भी तो कि वो टेरर अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन से थे। जी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या दरअसल ये स्टूडेंट्स ही थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ बिहाइंड द सीन बोथ फोर्सेस भी थे। जी, तो इसमें तो अभी भी फिर दो नैरेटिव है, ये स्टूडेंट है, आंदोलन है, दूसरी आज़ादी है। मोहम्मद यूनुस ने भी ये कहा, आ सेकंड फ्रीडम। यहाँ पर भी मैं लगातार ये सुन रही हूँ कि कैसे बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने एक आज़ादी का मूवमेंट शुरू किया, बट देन द टेरर एलिमेंट, तो उसमें ये जो जमात के काडर हैं, इसमें हुजी भी है, सुशांत, इसके भी लोग वहाँ पर हैं, और काफ़ी प्रेजेंस है बांग्लादेश में। पाकिस्तान बांग्लादेश में ट्रेंड हरदम इन लोगों की प्रेजेंस रही है। लेकिन नगमा, आप ये देखिए ना, हिस्टोरिकल तौर पे देखिए, आप दुनिया भर में देखें, ईरान में जब रेवोल्यूशन आया 69 में, 79 में, तो उस समय किस स्टूडेंट्स ही लीड कर रहे थे ना। लीड तो उन्होंने किया और लेफ्ट वालों ने, जी, और सत्ता में कौन आया, ठीक है ना। और जो आए सत्ता में वो आज तक बैठे हुए हैं, काबिज हैं उस पर। और ये ईरान का एग्जाम्पल दिया, मैं आपको तमाम और एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि, और इस बार भी बांग्लादेश में भी ये बात मैं मानता हूँ कि हमने भारत में देखा है कि जब कोटास को लेके, रिजर्वेशन वाले सिस्टम को लेकर के कितना यहाँ पर एक रोष होता है, और अक्सर इग्नोरेंस का होता है, लोगों को समझ नहीं आती बात, लेकिन एक बड़ा पैशनेट तरीके से लोग उभर करके आते हैं। तो वो बांग्लादेश में भी हुआ, वो बात समझ में आती है, स्टूडेंट्स बाहर निकले। लेकिन फिर जिस तरीके से बाकी लोग उसके साथ जुड़े, अब ये मैं नहीं मानता कि ये स्टूडेंट्स ने जाके थानों के ऊपर अटैक किया या जो पुलिस स्टेशंस हैं स्टूडेंट्स ने अटैक किया, लेकिन वहाँ पर बहुत जो वो इस्लामी कट्टरपंथ ताकतें थी जिनको एक लिहाज से दबाया हुआ था, उनको मौका मिल गया। तो शेख हसीना ने बहुत अच्छा रोका हुआ था ये कट्टर ताकतों को, और काफी कंट्रोल किया था। अब ये कट्टर ताकतें वहाँ पर हावी होंगी, हो गई हैं भाई, अब वो तो सरकार में आ गई हैं, सरकार में। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए। बिल्कुल है। अपने बंगाल से अपना बॉर्डर है, और जिसको शेख हसीना ने रोक के रखा था, और बल्कि जमात पे जो प्रतिबंध वगैरह थे उसका नतीजा शायद उन्हें ये भुगतना पड़ रहा है काफी हद तक। देखिए, क्योंकि जमात इस्लामी जो है वो एक लिहाज से सारे खित्ते में, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, सब जगह में, कश्मीर में अलग अलग उनके विंग्स हैं, लेकिन एक जिसको मदरशिप ऑफ रेडिकलिज्म बोलते हैं या टेररिज्म बोलते हैं, वो तो जमात इस्लामी का रोल था ना। पाकिस्तान में भी हुई है, बांग्लादेश में भी उनका रहा। कत्लेआम जो बांग्लादेश में हुआ वो तो जमात वालों ने करा ना। और उसके बाद भी जो हिंदुओं के खिलाफ जो कत्लेआम हुआ है सब्सिक्वेंटली बीएनपी के टाइम पे वगैरह, वो तो जमात इस्लामी वाले करते थे। लेकिन तो उनके ऊपर फाइनली शेख हसीना, जिन्होंने पहली अपनी सरकार में 2001 वाली जो सरकार थी, उन्होंने उनके साथ गठबंधन भी बनाया हुआ है। लेकिन इस बार उन्होंने रियलाइज़ किया कि इनके साथ नहीं चला जा सकता, और इनके ऊपर उन्होंने बिल्कुल लगाम कसी। इनफैक्ट इनके बहुत बड़े बड़े जो सीनियर नेता थे उनको फांसी दी गई, जो उन्होंने 1971 में नरसंहार किया था उसके ऊपर। और पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट भी किया था। पाकिस्तान तो करता ही है ना, वो पाकिस्तान तो जितने दुनिया भर के टेररिस्ट ने सबको प्रोटेक्ट करता है और उनके लिए आवाज़ उठाता है। इस्माइल हानिया से लेकर उसामा बिन लादेन से लेकर वो सारे उनके लोकप्रिय लोग हैं। और मुशर्रफ ने तो कहा भी था, ये तो हमारे हीरो हैं सारे के सारे, जितने दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तानियों के हीरो हैं, तो पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए इसमें। लेकिन इशू ये है कि ये जो माहौल बना था बांग्लादेश के अंदर, उसमें शेख हसीना ने एक अच्छा रोल अदा किया।
लेकिन होता ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा पावर आपके पास आ जाती है फिर आप कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। तो वो ज़मीनी स्तर डिस्कनेक्टेड से। रही पब्लिक से भी काफ़ी, और उन्हें वो अब आभास ही नहीं था नज़र कि आ ये रहा है होने ना। वाला है। Exactly. शी कुड नॉट रियली गेस कि ये हो जाएगा, और उन्हें 45 मिनट के अल्टीमेटम में मुल्क छोड़ना पड़ेगा हम। तो ये अब जो ये हो गया है, एक तो ये कि भारत के लिए कितनी बड़ी ये चुनौती है, और दूसरी ये भी कि भारत ने क्या यहाँ पर गलती की, हम भी नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है वहाँ पर। देयर इज़ इन अ वे इंटेलिजेंस हो या पॉलिसी हो, उसकी नाकामी है। आप बोल लीजिए, बट माय ओन पॉइंट है कि इट इज नॉट कि हमारे को पता नहीं था क्या हो रहा है। तो हमने कुछ किया नहीं, क्या करते हम नहीं कुछ कर सकते, सत्ता परिवर्तन कर देते। अब जो विदेश पर ये मंत्री ने मूवमेंट तो ब्रू हो रहा होगा ना, जैसे आपने कहा था ना कि एक ही दिन में तो हालात नहीं पैदा जो हो गए। विदेश मंत्री जी ने बयान दिया पार्लियामेंट में, जयशंकर जी जी उन्होंने ये कहा कि हम इंगेज कर रहे थे, हम उनको बता रहे थे कि आप कैसे समझौता करिए, बात करिए, हिंसा को रोकिए, वगैरह वगैरह। यानी कि हम पर्दे के पीछे बात, हम अमरीकियों की तरह नहीं करते कि आपके सर के ऊपर लठ मार रहे हैं कि आप ऐसे करो। अगर हम वो करना शुरू करें तो फिर शेख हसीना की या जो भी बांग्लादेश की सरकार, अब मोहम्मद यूनुस के साथ करते हैं ना, हम अब मारते हैं लठ उनके सर पे कि ये ऐसे करो, तो उनके लिए मान्य होगा क्या? ये नहीं होगा ना। तो अगर हमको कोई एंगेजमेंट करनी है तो हम पर्दे के पीछे करेंगे ना। अब उसमें क्योंकि हमने पब्लिक में नहीं बोला तो सब ये सोचते हैं कि हमारे को पता ही नहीं था हो क्या रहा है। पर आदित्य, मैं ये कह रही हूँ कि जब अगर भारत का इतना इन्फ्लुएंस वहाँ पर था, पर उसको वो हम कर नहीं पाए, कोशिश कर रहे थे, पर शेख हसीना की एक नाकामी रही कि वो एंगेज नहीं कर पाई लोगों से इतना। नहीं, देखिए आगे बात यही है कि जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए तब तक ये नैरेटिव फिर से चल ही रहा था कि वो नो लेजिटिमेसी वाला जो नैरेटिव था वो, हालांकि वो शेख हसीना के ऊपर इतना भारी पड़ गया कि अगर इंडिया भी जाके ओपनली कुछ बोल दे कि हाँ ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट मत करो, ये तो सोवरेन इशू है, अगर इंडिया कुछ ज़्यादा बोल जाएगा तो ये और ज़्यादा एंटी इंडिया हो जाएंगे, इंडिया के खिलाफ और भड़क जाएंगे। इनफैक्ट जो अभी सरकार बनी है इंटरिम गवर्नमेंट, वहाँ पे जो हिफाजत इस्लाम का एक मेन प्रोमिनेंट लीडर है जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, और वो जो स्टूडेंट लीडर्स नाहिद इस्लाम है, वो सब भी उसमें जो लीड कर रहे थे। हाँ, 2 और लीडर्स भी है, स्टूडेंट लीडर। पर ये हिफाजत इस्लाम जो था, जो 2022 में मोदी जी गए थे वहाँ पे बांग्लादेश में, इन्होंने जो एंटी मोदी प्रोटेस्ट शुरू किया था वहाँ पे भी कुछ लोग मरे थे, 100 लोग कुछ मरे थे। तो ऐसे हार्डलाइन एलिमेंट्स ने जो प्रोटेस्ट थे उनको हाईजैक कर लिया गया था, और वो जो नैरेटिव था उसको हाईजैक कर लिया गया था। तो अब इंडिया जाके कुछ बोल भी ले तो ये जाके वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, एंटी इंडिया रेटोरिक को भी बढ़ जाएगा। और ऊपर से ये भी है कि अगर डिलेमा है कि इंडिया, ये डिलेमा है, और माइनॉरिटीज़ पे टारगेट करना शुरू कर देंगे ज़्यादा, और फिर इंडियन स्टूडेंट्स को टारगेट करना शुरू करें तो अभी क्या ऑप्शंस भारत के पास विकल्प होंगे? माइनॉरिटीज़ की जहाँ तक बात है, मानिए कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, उनके खिलाफ में बहुत हिंसा है। तो ऐसे में जैसे कि अब बीजेपी का जो बयान था शुभेंदु अधिकारी का कि यहाँ पे इतने ज़्यादा शरणार्थी आएंगे अगले साल तक, वो एक अलग वोट बैंक पॉलिटिक्स, बट रियली इन भारत क्या कर सकता है इसमें अभी? और आपका तो फिलहाल बस प्रेशर डाल सकता है, बायलैटरल प्रेशर, और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि शरणार्थी बढ़ेंगे, वहाँ से लोग आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि 500 लोग तो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आए थे। फिर हाँ, हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने टाइटन कर दिया ये बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन। नहीं तो कितनी देर आप रोक सकते हैं, कितने दिनों तक रोक सकते हैं इस तरह से? और कभी ना कभी वो ह्यूमैनिटेरियन वाला डिबेट भी आ जाएगा कि हाँ इतने लोग मर रहे तो इंडिया चुप तो बैठ नहीं सकती है ना। तो जो हमारे पड़ोस में पहले पाकिस्तान तो था ही, जहाँ से लगातार एक समस्या है, अब बांग्लादेश यहाँ पर है, म्यांमार में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह का अनरेस्ट है। तो जो हमारा उत्तर पूर्व है वो बहुत ही, वहाँ पर एक तनाव भी है और वो स्क्वीज होता जा रहा है, जैसा आप बता भी रहे थे। इसका लार्जर इम्प्लीकेशन साउथ एशिया में इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? एक प्रॉस्परस इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव कंट्री हम देख रहे थे बांग्लादेश में। कोविड में सब में थोड़ा सा गिरावट आई, लेकिन जॉब्स और बाकी तमाम चीज़ें, गारमेंट इंडस्ट्री, इकॉनमी बढ़ रही थी, वो तमाम चीज़ें हॉल्ट पे हैं। और अगर ये कट्टरपंथी वहाँ पे हावी होते हैं तो ये दूसरा पाकिस्तान वहाँ पे खड़ा होगा। बांग्लादेश को चुनना होगा कि वो क्या करना चाहते हैं। क्या वो आर्थिक तरक्की के रास्ते पर रहेंगे या कट्टरपंथ के रास्ते? देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो साउथ एशिया पे इम्प्लीकेशंस होते हैं बांग्लादेश के, बांग्लादेश का जो पिछले 15 साल से एक स्टेबिलिटी बनी हुई थी, वहाँ पे बांग्लादेश को एक स्पेस भी मिला जहाँ पे वो एक मिडिल पावर की तरह इमर्ज कर सकते हैं। और ये 3 चीज़ों के लिए था। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो शेख हसीना ने दिया था, जो कि मिलिट्री कूच थे उनको उन्होंने सप्रेस कर दिया था और वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस फिर से रीएस्टैब्लिश किया था। सेकंड जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो बांग्लादेश ने पिछले 15 सालों से इट हैज़ सीन अ ग्रेजुअल इंक्रीज। और तीसरी बात ये है कि वो जो एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स थे उनको दबाव पे डाला गया था, दे वर प्रेशराइज्ड, और उनको कंट्रोल पे लिया गया था।
तो इस स्पेस में क्या हुआ, बांग्लादेश एमर्ज्ड एज अ टिपिकल मिडिल पावर, जो वो इंडिया का रेड लाइन्स रेस्पेक्ट किया, जो कि वो क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी है उसको रोका, और ऊपर से इंडिया का जो ब्रॉडर एम्बिशंस फॉर रीजनल कनेक्टिविटी थे उनको भी फैसिलिटेट किया। जैसे कि आप देख सकते हो कि अब नेपाल में हाइड्रो पावर सरप्लस है, भूटान में हाइड्रो पावर सरप्लस है, और बांग्लादेश जो ग्रोइंग इकोनॉमी था उसके लिए नेपाल और भूटान वेर अ प्रोमिनेंट मार्केट, बट जहाँ पे कनेक्टिविटी होना था वहाँ पे इंडिया वाज द ओनली बॉर्डरिंग कंट्री बिटवीन दीज 3 कंट्रीज। तो इसके लिए इंडिया ने ये, हालांकि रिसेंटली इंडिया बांग्लादेश और नेपाल और इंडिया बांग्लादेश भूटान ने डिस्कशन शुरू किया था कि वो दे विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बांग्लादेश के लिए भी अच्छा होगा, नेपाल और भूटान के लिए भी अच्छा होगा। और तीसरी बात ये है कि जहाँ पे चाइना इन्वेस्ट कर रहा था एनर्जी प्रोडक्शन में जो बांग्लादेश और नेपाल में थे, उस डिपेंडेंसी को इंडिया कम करा सकती थी थ्रू दिस कनेक्टिविटी। ठीक है, तो वो पहली बात है। और दूसरी बात, जो बांग्लादेश इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी उसका इम्पैक्ट हमें रीजनल पूरा रीजन में दिख रहा था। जैसे श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, बांग्लादेश ने $200 मिलियन की असिस्टेंस दी थी, जो कोई सोच नहीं सकता था 15-20 साल पहले। तो ये वाली जो मिडिल पावर स्टेटस थी वो बांग्लादेश की, वो साउथ एशिया को भी प्रॉस्परस बनाता था, इकोनॉमिकली इंटरलिंक करता था, इकोनॉमिकली असर बहुत जी। अब जो फिर अब बात आ गई कि हार्डलाइनर्स और मिलिटेंट्स की, तो अब जब ये हार्डलाइनर्स आएंगे पावर पे, या इनको थोड़ा सा भी वो लूज मिल जाए, जो लीनियंसी मिल जाए, तो फिर से नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो फिर से वॉलेटाइल बन जाएगा। और ये भी देखना है कि अगर नॉर्थ ईस्ट वॉलेटाइल बनेगा तो, हालांकि ये हिस्ट्री में भी हुआ है, जहाँ की नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट्स भूटान में सेटल हो गए थे और कभी असम में सेटल हो गए थे, तो वो कनेक्टिविटी कभी हो नहीं पाएगा। वो रीजनल इंटीग्रेशन इज़ एट अ बिग स्टेक। अब पूरा जो इक्वेशन बनी थी 15-20 साल से, उसको हमको सोचना पड़ेगा कि आगे क्या हो सकता है और आगे कैसे बढ़ सकता है। तो ये बड़ी दिक्कत है अभी फ़िलहाल के लिए, तो ये बिग चैलेंज। साउथ एशिया के लिए एक बड़ा चैलेंज तो है ही कनेक्टिविटी, प्रॉस्पेरिटी एरिया, किसकी अपने आपने बात की। जो यूएस की बात हो रही थी कुछ समय पहले, हमने शुरुआत में भी बात की, वहाँ पे यूएस का यहाँ पे शुरुआत से हमने देखा कि उस किस तरह एंगेज कर रहा था। बाकी तमाम पॉलिटिकल लीडर से आप मिल सकते हैं, पर इंटरेस्ट और स्टेक क्या है यूएस का अभी बांग्लादेश में? देखिए, एक लिहाज से तो कुछ नहीं है। मतलब कि अगर आप भारत के साथ डील कर रहे हैं तो आपको बांग्लादेश के साथ डील करने के लिए भारत को लीड लेने देना चाहिए था। तो भारत के साथ ऑलरेडी अच्छा रिश्ता है, पार्टनरशिप है, पता नहीं कितना अच्छा रिश्ता है। जिस तरीके के बयानात आए हैं अमेरिका से और अमेरिकी अधिकारियों से, तो उससे तो शक ही लगता है कि हम लोग पता नहीं कहीं अपने आप को भी फंसा ना रहे हो अमेरिका के चुंगल में। इनकी जो अब इंक्रीजिंगली अब लगने लग गया है हमारे को कि जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल जहाँ एक मेरा जो आदित्य बात कर रहे थे, मेरे ख्याल बहुत अहम बात है कि देखिए, एक तो वो जो कनेक्टिविटी वाली बात थी, और मैं इस सवाल पे आता हूँ उसी के साथ, जो कनेक्टिविटी वाली बात थी वो सिर्फ भारत के पक्ष में नहीं थी, वो बांग्लादेश के लिए भी उसका बहुत एडवांटेज था। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि भारत की जो एक्ट ईस्ट वाली पॉलिसी थी, या कनेक्टिविटी की जो हम ये ईस्ट एशिया की तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, बिम्स्टेक वगैरह की बात हो रही थी, अब वो सब एक असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि म्यांमार में उपद्रव चल रहा है, बांग्लादेश में अब अस्थिरता आ गई है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ये सिर्फ भारत के लिए इशू नहीं है, बांग्लादेश के लिए भी होगा। अगर बांग्लादेश भिखारी देश बनना चाहता है जैसे पाकिस्तान है, तो ज़रूर कट्टरपंथ की तरफ जाओ, आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। आप दोबारा से ईस्ट पाकिस्तान बनना चाहते हैं तो बन जाएंगे आप। लेकिन एक और जो फ़र्क मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि इन 15 वर्षों में ऐसी बात नहीं है कि भारत के पास भी विकल्प नहीं है। अब वो सारे विकल्प यहाँ पर बैठ के हम नहीं बात कर सकते, लेकिन अगर हम करना चाहें तो देयर इज़ अ लॉट वी कैन डू। और बांग्लादेश को भी ये याद रखना चाहिए कि एक तरफ समुद्र है, एक तरफ म्यांमार है जहाँ पर हालात उनको पता है कैसे हैं, और 3 तरफ भारत है। तो अगर बांग्लादेश भारत में कुछ कर सकता है तो भारत भी बांग्लादेश में कुछ कर सकता है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये वन वे स्ट्रीट ही होगी जी। तो है, हम बताइए देयर इज़ इनफ दैट कैन बी डन। अब वो हम चाहते हैं कि भाई बांग्लादेश तरक्की करे, वहाँ पर अगर प्रोग्रेस होती है तो वो भारत के लिए भी अच्छा है। ये भी लोग भूलते हैं कि कांग्रेस सरकार के टाइम पे और उसके बाद भी जो ट्रेड डील्स हुई हैं बांग्लादेश के साथ, उससे बांग्लादेश को बहुत फ़ायदा हुआ है। भारत और बांग्लादेश का जो ट्रेड, मैंने लेटेस्ट नंबर नहीं देखा, मेरे ख्याल 10-12 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है वो। ठीक है, और वो बांग्लादेश के भी पक्ष में है ना वो।
बांग्लादेश को अपना भी इंटरेस्ट मद्देनज़र रखना पड़ेगा। और ये जिस तरीके के बयानात दिए हैं इन 84 साल के बुज़ुर्ग ने कि भाई ये हम कभी हम वी विल ऑलवेज ब्लेम इंडिया, हम भारत को हरदम दोष देंगे, आप देते रहिए दोष, फिर भारत भी आपको दोष देगा। भाई ये जो सडनली सत्ता आने के बाद लोगों को जवानी आ जाती है ना, थोड़े से अपनी उम्र का लिहाज रखें और अपनी औकात पे रहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि भारत भी आपको ब्लेम कर सकता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। भाई जिस तरीके का नरसंहार आप लोग करवा रहे हैं वहाँ पर और उसमें कोई आपका कोई अमल दखल नहीं है, ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है किसी को? आप अपने आप को ह्यूमन राइट्स का प्राइज मिला इनको अपेरेंटली, ठीक है ना, तो ये पीस का प्राइज मिला, यू आर प्रिजाइडिंग ओवर जेनोसाइड। Now that he's in power, reconcile करते हैं now that he's in power, he has the first challenge. He's given the तो अभी statement. देखते हैं ना क्या करते हैं। हाँ, तो लेट अस सी। यार देखो, बयान तो पाकिस्तानी भी रोज देते हैं कि अल्पसंख्यकों को हम साथ लेके चलेंगे, फिर रोज उनके खिलाफ दमन करते हैं। कार्रवाई करनी जरूरी है, रोकना होगा और सजा मिलेगी, पर कहाँ है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, वो भी सवाल है। और यूएस का इसमें क्या इंटरेस्ट और क्या दखल है? देखिए यूएस का वो, अब शेख हसीना ने जो आरोप लगाया है, And why was US so against Sheikh Hasina to get her out? उसके 3-4 फैक्टर थे। एक, देखिए अमरीकियों को जब कुछ और नहीं सूझता तो उनको डेमोक्रेसी सूझ जाती है। अपने देश में हो ना हो, लेकिन दुनिया भर में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। हमने लिबिया में देखा, हमने इजिप्ट में देखा, अरे हमने अमेरिका में देख लिया कि क्या करते हैं वो, किस तरीके की डेमोक्रेसी है, कैसे वोट वगैरह काउंट करते हैं। हमारे तो 1970 में ऐसे भी नहीं वोट काउंट होते थे जैसे अमेरिका में आजकल होते हैं। आपको तो याद होगा जो वो ठप्पे वप्पे लगते थे, तो वहाँ पर भी होते हैं, ठप्पे वप्पे लगा के वो डाल देते हैं अपने। तो खैर हमारे को नसीहत नहीं चाहिए अमेरिका की कि डेमोक्रेसी क्या है और क्या नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़, ना हमारे को अमेरिका से नसीहत चाहिए कि मानव अधिकार कैसे प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। हमने देखा हुआ है अमेरिका कैसे करता है, और रंग भेद की क्या नीतियाँ हैं अमेरिका के अंदर, वो भी हमने देखा है। तो हमारे को अमेरिका की कोई नसीहत नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़ ये, लेकिन उनको ये लगता है कि दुनिया भर की जो जमहूरियत की ठेकेदारी है वो हमारे पास है, और हम डिसाइड करेंगे कि कौन जमहूरी है लोकतांत्रिक तरीके से और कौन नहीं है। तो एक ऐसा व्यक्ति 84 साल का जो फ्रांस या कहीं पे बैठा हुआ था, उसको आप लेकर के आए बिना निर्वाचन किए, बिना उसकी इलेक्शन की। जब उसने पार्टी बनाई तो उसको रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का इलेक्शन नहीं जीत पाया था वो, ठीक है ना। अब उसको आपने बना दिया और वो जमहूरी लीडर है, ठीक है। और जो व्यक्ति 15 साल से सत्ता में था, ठीक है, उन्होंने अपनी गलतियां की और वो बहुत सारी गलतियां थी, बहुत हिमाकतें थी, वो जमहूरी नहीं थी। ये व्यक्ति जिसको अपनी शायद परिवार का वोट ना मिले, ये जमहूरी व्यक्ति है। ये अमेरिका डिसाइड करेगा। एक तो ये जमहूरियत की जो ठेकेदारी है। दूसरा जो ज़्यादा मेरे ख्याल सीरियस चार्ज है, अच्छा एक और इसके साथ दूसरा, कि अमेरिका के अंदर बहुत लॉबिंग हुई, और ख़ास तौर पर ये जमात इस्लामी और मुस्लिम ब्रदरहुड वाले जितनी जो कट्टरपंथी ताकतें थी, क्योंकि अमेरिका कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए कट्टरपंथियों की बात सुनता है। तो अमेरिका ने कट्टरपंथियों की लॉबिंग के करके अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने हस्तक्षेप किया। और तीसरी चीज़ जो शेख हसीना का आरोप है कि अमेरिकी अधिकारी मेरे ऊपर दबाव डाल रहे थे कि मैं सत्ता छोड़ दूं, पहली बात। दूसरी चीज़, मेरे ऊपर दबाव डाल रहे थे कि मैं इनको एक एयर बेस दूं जहाँ से वो सारे रीजन को मॉनिटर करें। उसी के साथ साथ एक और षड्यंत्र की बात हो रही है कि अमेरिका चाह रहा था कि इस खित्ते में एक नई रियासत बनाई जाए जो बांग्लादेश के कुछ हिस्से काट करके, म्यांमार के कुछ हिस्से काट करके और मणिपुर के कुछ हिस्से काट करके एक क्रिश्चियन रियासत बनाई जाए। अब उसको आप कॉन्स्पिरेसी बोलें, उसमें कोई रियलिटी है नहीं है, मैं नहीं जानता, हाँ। लेकिन ये आरोप लगे हैं अमेरिका के ऊपर। और जिस तरीके की पोजीशंस अमेरिकी अधिकारियों ने ली है, अमेरिकी राजनेताओं ने ली है, ख़ास तौर इस उपद्रव के बाद, उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर महसूस होता है कि यार ये कुछ ना कुछ गड़बड़ धंधा हो रहा है। तो अमेरिकी मीडिया में भी जिस तरह की खबरें, न्यूयॉर्क टाइम्स की जैसी हेडलाइंस पहले थी, बहुत एक तरह से जो उपद्रवी हैं उनके लिए एक फॉरगिविंग हेडलाइंस थी। वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है या हिंसा नहीं हो रही है, बट व्हाट इज, आपको क्या लग रहा है जो सुशांत जैसा कह रहे हैं किया ना कि भाई अगर आप हिंदुओं को मार रहे हो, आप अवामी लीग के लोगों को मार रहे हो, तो वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो रिवेंज है, सो इट्स रिवेंज किलिंग। पर बाद में मुझे याद है वो रिवेंज शब्द उन्होंने हटाया उस हेडलाइन से। तो वो फिर वर्चू सिग्नलिंग खत्म हो रही थी ना, तो फिर हमको दुनिया को दिखाना है कि हम कितने मानव अधिकार में बिलीव करते हैं, तो फिर हटा दीजिए। तो ये था, और जैसा ये कहने, जब कुछ नहीं याद आता है तो डेमोक्रेसी याद आती है। पर प्रेशर था, एक एयर बेस का प्रेशर था कि शेख हसीना छोड़ें, क्योंकि उनको रहते ये नहीं मुमकिन हो रहा था।
यूएस का स्टेक और इंटरेस्ट पे मुझे ये लगता है, मतलब सुशांत से मैं अग्री भी करता हूँ और थोड़ा डिसअग्री भी करता हूँ। मुझे ये लगता है कि देखिए, पहली बात ये है कि जो बांग्लादेश का फॉरेन पॉलिसी है वो बैलेंस्ड वाला फॉरेन पॉलिसी है। कभी चाइना के साथ उनका जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस था वो तो चल ही रहा था, हालांकि इंडिया का रेड लाइंस जो थे शेख हसीना ने उनको रेस्पेक्ट किया था। तो यूएस को लगता था अगर वो ज़्यादा दबाव भी डाल देंगे तो शेख हसीना ज़्यादा प्रो चाइना नहीं बन सकती, क्योंकि इंडिया जो है वो उसको गार्ड करेगा, उसको पूरा प्रो चाइना ट्रेड से उनको रोकेगा और वो इंडिया वापस अपना जो काउंटर दबाव है उसको लगाएगा और उनको प्रो इंडिया या सेंसिटिव टू इंडिया बनाएंगे। तो ये वाली जो उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी, इसी वजह से उन्होंने उनके ऊपर दबाव डाला और दुनिया को सिखा रहे थे कि ह्यूमन राइट्स कैसे बचाया जाए, डेमोक्रेसी कैसे बचाया जाए। हालांकि इंडिया बोल रहा था कि अब तुम शेख हसीना को निकाल दोगे, जो जो छोटा सा डेमोक्रेसी बचा है वो भी तुम निकाल दोगे, है ना। अब बात आई कि यूएस क्या चाहता है। देखिए, इंडो पैसिफिक में यूएस अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है, स्पेशली साउथ एशिया। तो वहाँ पे जो बाइडन का इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी निकला था उसमें ये बोला गया था कि इंडिया विल प्ले अ लीडिंग रोल इन साउथ एशिया और यूएस जो है वो फैसिलिटेट करेगा इंडिया का लीडिंग रोल पे। हाँ, मतलब जो वो पॉलिसी था वो उसमें थोड़े डिफरेंसेस थे। अब जैसे श्रीलंका में देखा जाए, यूएस ने इंडिया को छोड़ दिया था कि इंडिया एक लीड प्रोसेस करेगा, जो $4 बिलियन असिस्टेंस था। उसके बाद यूएस जो भी आईएमएफ में कर सकता है या छोटा मोटा जो असिस्टेंस कर सकता है वो कर देगा। लेकिन बांग्लादेश में ये परसेप्शन डिफरेंट थी कि यूएस सोच रहा था कि ये जो डेमोक्रेसी का जो परसेप्शन है, उनको लगता था कि शेख हसीना डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं कर सकती। हालांकि जब एक नेबर कंट्री बन के इंडिया समझा रहा था कि अगर शेख हसीना चली जाएगी वहाँ पे डेमोक्रेसी बच नहीं सकती है। तो ये वाली डिफरेंस तो बायलैटरल डिफरेंसेस दिख रही थी। और जब इलेक्शन का टाइम आ रहा था तो ये जब वेस्टर्न प्रेशर बढ़ रहा था, यूएस का प्रेशर बढ़ रहा था, इंडिया ने बार बार यूएस को अपना जो क्लोज डोर कॉन्वर्जेशंस में समझाया कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि शेख हसीना निकल गई तो सबसे बड़ा मुश्किल तो इंडिया को होगा, मुसीबत तो इंडिया को आएगी, क्योंकि इंडिया नेबरिंग कंट्री है, यूएस नहीं है। तो ऐसे ही बहुत कॉन्वर्जेशंस के बाद अब जो पहले जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट शुरू हुए तब हमने यूएस का एक्चुअल टोन डाउन देखा था। यूएस ने ज़्यादा शेख हसीना को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, हालांकि ये बोला कि वॉयलेंस नहीं होना चाहिए। पर ये हाँ, मतलब जब शेख हसीना निकल गई फिर से इन्होंने अपना यूजुअल रेटोरिक शुरू कर दिया था। बट ये भी माना जाता है, जैसे सुशांत बोल रहे थे बेस के बारे में, बेस के अलावा भी ये अपना डिफेंस अग्रीमेंट बात कर रहे थे शेख हसीना के साथ, और ये ड्राफ्ट डिफेंस अग्रीमेंट साइन हुआ था कहीं 2022-2023 में। और उसके बाद ड्राफ्ट से ये अग्रीमेंट कभी फाइनल अग्रीमेंट नहीं बन सकता था, क्योंकि शेख हसीना को भी एक स्केप्टिसिज्म थी कि अगर मैं यूएस के साथ साइन कर लूँ तो इसके हिसाब से चाइना भी आ जाएगा, पूछेगा कि तुमने यूएस को अंदर क्यों छोड़ा है, मुझे भी अंदर आने दो, मुझे भी कोई डिफेंस अग्रीमेंट साइन कर। अगर वो करेगी तो फिर इंडिया को भी ज़्यादा प्रेशर डालनी पड़ेगी कि तुम चाइना को क्यों अंदर आने दे रहे हो। तो ये वाली जो शेख हसीना की जो डिलेमा थी, इसलिए उन्होंने कभी एक डिफेंस अग्रीमेंट साइन नहीं किया। हाँ, तो इसीलिए ये भी माना जाता है कि जब शेख हसीना को इतना प्रेशर डाल रहा था, यूएस भी साइलेंटली सिग्नल कर रहा था कि तुम ये डिफेंस अग्रीमेंट साइन कर लो तो हम अपना दबाव कम कर लेंगे। पर शेख हसीना थी एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट लीडर, मतलब जो भी फॉल्स और फैलेसीज है उनके तो ठीक है वो भी मानते हैं, लेकिन वो थी एक डिटर्मिनेंट लीडर और वो एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करना चाहती थी जी। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि यूएस आगे क्या करना चाहता है। अब जो नई रेजिम है वो इंडिपेंडेंटली एंगेज करना चाहता है या थ्रू इंडिया एंगेज करना चाहता है, ये तो सबसे बड़ी सवाल है। और ये सवाल जब भी आंसर होगा जब एक स्टेबिलिटी आएगी बांग्लादेश में। अब तक तो लगता है कि वो स्टेबिलिटी आ नहीं पाएगी और हमको खुद पता नहीं कि इंटरिम गवर्नमेंट कितने साल तक रहेगा, कितने महीने तक रहेगा। इंटरिम गवर्नमेंट का जल्द से जल्द चुनाव कराने की बात है कुछ दिनों में, कोई डेडलाइन वैसे है नहीं। इन लोगों ने कहा है कि दे विल ओवरसी। कॉन्स्टिट्यूशनली तो वो बन नहीं सकती है जी। कॉन्स्टिट्यूशन में तो अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बची नहीं है बांग्लादेश की, तो वही ईस्ट पाकिस्तान टाइप का हिसाब हो गया इनका। दूसरी चीज़ ये कि आइडियली तो ये होना चाहिए कि भाई एक इंटरिम गवर्नमेंट सिर्फ इंटरिम पीरियड के लिए आए, लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान में भी बांग्लादेश में भी ये अक्सर होता है कि सरकार तो आ गई है, अब मैं बैठ गया हूँ तो अब कुछ दिन इसके मज़े उठाएं। तो अब वो कितने दिन मज़े उठाते हैं, क्योंकि फिर ये होता है कि एम्बिशंस ऐसी होती हैं कि अब हम सारा कुछ ठीक करके जाएंगे। अगर सारा कुछ ठीक हो सकता तो अभी हो ही गया होता ना, होता नहीं है सारा कुछ ठीक है ना। और जब सरकारें चलती हैं या देश चलते हैं तो धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। अब लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देखिए अब अगर इंटरिम गवर्नमेंट आई है तो कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स लेके आई है, संविधान को एक ऐसा बनाइए जो हमारे हिसाब से चले वगैरह वगैरह, ये सारी बातें शुरू हो गई हैं। अब वो बिना वाद विवाद के आप करेंगे,
आप टॉप डाउन अप्रोच देंगे कि क्योंकि हम फ्रांस से आए हैं तो इसलिए हमारे को पता है कि बांग्लादेश में क्या होना चाहिए, क्योंकि हम अमेरिका से आए हैं तो हमारे को पता है कि बांग्लादेश में क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो जी। इस तरीके की, अब ये कितने दिन चलेगा? जब ये इतने दिन, अगर ये 2 या 3 महीने में चुनाव करवा देते हैं तो फिर क्या होगा? कौन सी पार्टियां आएंगी, कौन चुनाव लड़ेगा? क्या अवामी लीग को आप चुनाव लड़ने देंगे, नहीं लड़ने देंगे? क्या चुनाव के लिए हालात होंगे, नहीं होंगे? अगर आप चुनाव नहीं करवाते तो कहीं ना कहीं आर्थिक दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जैसे आदित्य बोल रहे थे कि एक डिसरप्शन तो हुई है आर्थिक। जी जी। और बांग्लादेश एक प्रोडक्ट की इकोनॉमी है बेसिकली, गारमेंट्स का Garment। इंडस्ट्री, और तो कौन सी इंडस्ट्री है उनकी, ठीक है ना? तो आप अगर वहाँ पर डिसरप्शन होती है तो आर्थिक एक इम्पैक्ट और पड़ता जिस तरह है। की अस्थिरता है वहाँ पे, फिर जो लोग वहाँ पर गारमेंट के लिए आ रहे थे Then what वो दे विल happens? नॉट बी देयर। ठीक है, और जैसे जैसे ये अस्थिरता फैलेगी वैसे वैसे जो ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, ऑर्गेनाइज्ड कौन है वहाँ? सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड इस्लामी कट्टरपंथ जो ताकतें हैं वो सबसे ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो ये एक डर वहाँ तो पर वो अभी है उसका ही और वो दिख फ़ायदा रहा है। उठाएंगी। जी। तो अब आप जमहूरियत लेके आना चाहते थे, अब उसका मज़ा चखिए। तो अब देखें कि किस तरह की जमहूरियत आती है, चखिए कैसा ना, अब लोकतंत्र देखिए होता उसका, है या उसका कट्टरपंथ हावी होता है एक इस एक पर। तो हमारे को मज़ा आ ही गया ना, एक तो स्वाद आ गया जिस तरीके की नरसंहार हो रहा है वहाँ पर। अब बाकी अब देखते हैं आगे किस किस और का वो ये होता है कि है। भारत के लिए हर हाल में ये एक चिंता की अच्छी बात हालत भी नहीं है। अच्छी हालत नहीं है। बगल में अगर अस्थिरता होती है और जमहूरियत नहीं होती है। चलिए इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। बांग्लादेश की हिंसा तो जारी है और आगे भी चर्चा इस पर होगी, और ये फिक्र बहुत बनी हुई है भारत में कि वहाँ पर जल्द से जल्द शांति और स्थिरता हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू। थैंक यू।